नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरओ-एआरओ की जो परीक्षाएँ होने वाली हैं या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो परीक्षाएँ होने वाली हैं, चाहे वो वीपीओ की परीक्षा हो या फिर जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हो, इन सभी के लिए एक कॉमन टॉपिक है उत्तर प्रदेश की मृदा। इसको पढ़ेंगे और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। इसकी कंप्लीट पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की मृदा। ठीक है। उत्तर प्रदेश की मृदा कैसी है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, किन किन क्षेत्रों में किस मृदा में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ से आमतौर पर हमारी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो उत्तर प्रदेश स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान दें। क्वेश्चंस यहाँ से कई बार पूछे भी गए हैं और आगे भी संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते रहें। ठीक है। तो इसमें ये जो मृदा है, ये है क्या? आप सबने कुछ ना कुछ पढ़ रखा होगा मृदा के बारे में, है ना? तो मृदा क्या है? दरअसल हम जो सपोज करो ये भूमि है, जो हम ऊपर की परत में देखते हैं ना, ये छोटे-छोटे महीन कण, इसको मृदा कहा जाता है, सबसे ऊपर वाला। हालाँकि अगर हम इसको संस्तर में बाँटें तो इसको 3 संस्तर में बाँट के पढ़ा जाता है। ये सबसे ऊपर, यहाँ पर कई सारे जो घास, पेड़-पौधे, वनस्पतियाँ यहीं पर देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है? ये इसको संस्तर में बाँटा जाता है, लेकिन इतना आप डीप में उत्तर प्रदेश चूँकि मैं स्पेशल पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बहुत डीप में नहीं जाऊँगा। केवल वही पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूँगा जो आपकी परीक्षा में आते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, होता क्या है? तो ध्यान रखिएगा, भू-प्रॉपर्टी भू-प्रॉपर्टी मतलब पृथ्वी की ऊपर वाली परत, ठीक है? भू-प्रॉपर्टी की ऊपरी परत भू-प्रॉपर्टी की ऊपरी परत जो या हम कहें मृदा क्या है? तो आप कहोगे मृदा भू-प्रॉपर्टी की ऊपरी परत है। जो क्या होता है? जो खनिज और जैव पदार्थों, ध्यान देना यहाँ पर, खनिज और जैव पदार्थों से युक्त होती है तथा छोटे कणों से निर्मित होती है। छोटे कणों से ये निर्मित होती है। ठीक है? परिभाषा समझ गए इसकी? कुल मिला के भू प्रॉपर्टी के ऊपर वाली परत जो भी हमें दिखती है वो मृदा है। और इसमें होता क्या है? ये खनिज और जैव पदार्थों से युक्त होती है। इसमें ह्यूमस पाया जाता है, इसमें एल्यूमीनियम, सिलिका इन सब की मात्रा ठीक-ठाक रहती है। और ये छोटे-छोटे कण होते हैं। हालाँकि जहाँ बहुत महीन कण होते हैं, वहाँ की मृदा को हम कुछ और नाम से जानते हैं। जहाँ पर हल्के मोटे कण होते हैं, वहाँ की मृदा को हम और किसी नाम से जानते हैं। इन्हीं आधारों पर हम मृदा को क्लासिफ़ाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो ज़रा देखो उत्तर प्रदेश में मृदाएँ कौन-कौन सी किन-किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में मृदाएँ, ठीक है? किन-किन क्षेत्रों में कौन-कौन सी मृदाएँ पाई जाती हैं? जैसे मैं इसको विभाजित करूँ अगर उत्तर प्रदेश में मृदाओं को, जैसे मैं लिखूं एक भाबर मृदा या भाबर क्षेत्र की मृदा, ठीक है। दूसरा मैं इसको विभाजित करूं, भाबर के ठीक नीचे आओगे तो तराई क्षेत्र मिलेगा, तो तराई मृदाएं, ठीक। और अगर आप आगे की तरफ जाओगे, नीचे की तरफ आओगे, तो आपको जलोढ़ मृदाएं मिलेंगी, यानी कि मैदानी भागों की जलोढ़ मृदाएं, ठीक है। जलोढ़ मृदा को दो भागों में और डिवाइड किया जाता है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, खादर और दूसरा है बांगर, ठीक है। तीसरे प्रकार की एक मृदा और है, इसको बोलते हैं विंध्यन, जो प्रयागराज के आसपास पाई जाती है, विंध्यन मृदाएं, ठीक है। विंध्यन में आप जब विंध्यन मृदा को पढ़ोगे तो यहाँ पर दो प्रकार की मृदा आप पढ़ोगे, एक तो लाल विंध्यन मृदा और दूसरी आप पढ़ोगे पीली विंध्यन मृदा, ठीक है। एक प्रकार की मृदा और है, उसको आप पढ़ोगे बुंदेलखंडी मृदा, बुंदेलखंडी मृदा, ठीक है। ये जो बुंदेलखंडी मृदा है, इसमें भी आप दो भाग पढ़ोगे। सबसे पहले आप पढ़ोगे काली मृदा, और काली मृदा में भी आप दो भाग पढ़ोगे। एक पढ़ोगे आप माड़ माड़ मृदाएं, ये कहाँ पर पाई जाती हैं, क्या इनकी स्पेशलिटी होती है, ये यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनाता है, क्योंकि यहाँ आमतौर पर पता नहीं होता है आप लोगों को, ठीक है।
और इसी में दूसरा क्लासिफाई हम करेंगे, उसको कहेंगे काबर मृदा। ठीक, काबर मृदा। ये पहला हो गया, काली मृदा के 2 भाग आप पढ़ोगे और फिर दूसरा पार्ट आप पढ़ोगे बुंदेलखंडी मृदा का दूसरा भाग है, इसको बोलते हैं लाल मृदा। ठीक है? हालाँकि लाल और पीली मृदाएँ विंध्यन क्षेत्र में भी पाई जाती हैं और यहाँ भी पाई जाती हैं, लाल मृदा। इसमें जो आप पहला पार्ट पढ़ोगे, इसको बोलते हैं परवा, नाम सुना होगा आपने। और इसी में आप दूसरा जो पार्ट पढ़ोगे, उसको बोलेंगे राकर। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? अब इसके बाद एक लास्ट है, जिसको आप पढ़ोगे, वो है अरावली मृदाएँ। अरावली मृदाएँ, बात समझ पा रहे हो? यहाँ पर आप पढ़ोगे, अरावली मृदाएँ भी कई सारे अ, रंगों को अपने आप में समाहित किए रहती हैं। जैसे मैं आपसे बात करूँ, यहाँ भी आप लाल मृदा को देखोगे, ठीक है? और यहाँ भी आप देखोगे भूरी मृदा को, भूरी मृदा। कुल मिला के आप लाल मृदा कई जगह देख रहे हो। विंध्यन में भी लाल मृदा है, बुंदेलखंडी में भी लाल मृदा है, लेकिन यहाँ-यहाँ अंतर क्या होता है? और अरावली मृदाओं में जब आप जाओगे, आगरा के आसपास का क्षेत्र, वहाँ भी आपको लाल मृदा देखने को मिलती है। लाल मृदा का मतलब ये दरअसल अरावली है, तो यहाँ रेत कर लो ज़्यादा बेहतर होगा। हालाँकि होती है मृदा ही है, लेकिन ये रेत के फॉर्म में होती है, ठीक है? लाल रेत और ये भूरी रेत, ठीक है? तो ये भी हाँ, इनमें इनमें और इनमें अंतर क्या है, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आओ समझते हैं हम लोग भाबर क्षेत्र को, यानी भाबर क्षेत्र की मृदाएँ। सबसे पहले आप देखो भाबर क्षेत्र की मृदाओं को, भाबर क्षेत्र की मृदाएँ, क्षेत्र की मृदाएँ, ठीक है? भाबर क्षेत्र की मृदाओं में भाबर क्षेत्र है कहाँ पे? आप ये बताओ मुझे। तो सबसे पहले अगर हम उत्तर प्रदेश को इन दिशाओं में डिवाइड करें, तो आप ये वाला जो शिवालिक पाद वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र आप देख पा रहे हो, ये वाला है भाबर का क्षेत्र। पतली पट्टी फैली है यहाँ पे। तो कुल मिला के ये वाला जो क्षेत्र है शिवालिक का गिरिपाद बोलते हैं इसको। तो शिवालिक के गिरिपाद के समानांतर जो एक पट्टी फैली हुई है, यहाँ पर इस मृदा का विकास हुआ है। तो हम कह सकते हैं ये शिवालिक का गिरिपाद है, ठीक है? ये है शिवालिक का शिवालिक का गिरिपाद, यानी पहाड़ का निचला हिस्सा। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, इसका विस्तार कहाँ है? इसका विस्तार शिवालिक के शिवालिक गिरिपाद प्रदेश के समांतर प्रदेश के समांतर अ, एक पट्टी पाई जाती है, एक पट्टी पाई जाती है, ठीक है? और यही पट्टी जो है, ये भाबर मृदा क्षेत्र कहलाती है। अच्छा ठीक है। इसकी प्रकृति क्या है, यहाँ पर कौन-सी मृदा होगी? देखो, ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई जा रही है, भले ही वो कंकड़-पत्थर हो, लेकिन नदियों के द्वारा लाई जा रही है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जलोढ़ युक्त मृदा है। लेकिन इसमें इसमें मैक्सिमम होते क्या हैं? इसमें मैक्सिमम होते हैं कंकड़ और पत्थर, मोटी बालू होती है, ठीक है? और ये जब चूँकि कंकड़-पत्थर होंगे, मोटी बालू होगी, तो यहाँ पर क्या कृषि होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो अब इसमें एक जो स्पेशलिटी है वो लिख लो। इसकी प्रकृति क्या होती है? अगर आपसे ये पूछे, ये जो भाबर है, इसकी प्रकृति क्या है? तो वास्तव में इसकी प्रकृति होती है जलोढ़, ठीक है? लेकिन जलोढ़ तो होती है, वो आपने पढ़ा होगा कि जलोढ़ जो मैदानी भागों में होती है, वो काफ़ी महीन होती है, लेकिन ये इसके ठीक उलट है। यहाँ पर कंकड़-पत्थर ज़्यादा होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जलोढ़ युक्त इसकी प्रकृति जलोढ़ युक्त है तथा कंकड़, पत्थर और मोटी बालू इसमें पाई जाती है। मोटी बालू पाई जाती है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो कंकड़ है, पत्थर है, मोटी बालू भी पाई जाती है, ठीक है? और ये जो क्षेत्र है, या हम कहें ये भाबर वाला क्षेत्र है, ये दरअसल इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है, जो ये नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, अब यहाँ पर हिमालय है बड़े-बड़े, है ना? यहाँ पर हिमालय हैं, तो ये जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जब भारी निक्षेप लाती हैं अपने साथ, उन्हीं के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाबर का जो ये क्षेत्र है,
ये निर्माण किससे हुआ है? तो हिमालयी नदियों के भारी निक्षेप के फलस्वरूप। ध्यान रखिएगा। इसका अगर आपसे निर्माण पूछे तो आप क्या बताओगे? हिमालयी नदियों के हिमालयी नदियों के भारी निक्षेप के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है। चूँकि यहीं से नदियाँ निकल रही हैं और सबसे पहले यहीं पर अपना जो इस इनके मोटे पार्टिकल्स ये बहा के लाती हैं, कंकड़ या पत्थर, वो यहीं पर जमा हो जाते हैं। फिर और आगे बढ़ती हैं तो ये फिर मोटे पार्टिकल्स यहीं रुक जाते हैं। लेकिन आगे जब ये बढ़ती जाती हैं नदियाँ तो फिर महीन-महीन पार्टिकल्स या महीन-महीन जो भी इनमें पदार्थ होते हैं, वो और आगे जाते हैं। तो फिर ये मध्य का मैदान बनता है। ठीक है? अब ये है क्या, इसमें क्या खूबी होती है? इसमें दरअसल ये जो भाबर का क्षेत्र है, इसमें खूबी क्या होती है? आओ ज़रा समझते हैं इसको। सपोज़ करो ये वाली पट्टी थी, ठीक? जो शिवालिक का क्षेत्र है उसका गिरिपाद में भाबर का विकास हुआ है। तो इसमें खूबी क्या है? ये जो भाबर का क्षेत्र है, इसमें इसमें या हम कहें ये मृदा, भाबर मृदा, यह कैल्शियम युक्त मृदा है। ठीक है? इसमें कैल्शियम की ठीक-ठाक मात्रा पाई जाती है। और वहीं अगर हम बात करें कि ये जो मृदा है, यहाँ पर चूँकि कंकड़ पत्थर हैं, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पर खेती होगी? अगर खेती नहीं होगी तो यहाँ पर क्या होगा ज़्यादा? यहाँ पर वृक्ष और वन ज़्यादा पाए जाते हैं। तभी आपने देखा होगा जो जो लखीमपुर खीरी का क्षेत्र है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है, वो यहीं पर क्षेत्र है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन वाला क्षेत्र है ना? बहराइच हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, तो जो तराई वाले क्षेत्र है ना, वो सारे के सारे यहीं पर हैं। तो यहाँ पर वन और वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा और क्या होता है? और यहाँ पर ये जो मृदा है, चूँकि कंकड़ पत्थर है, तो यहाँ कृषि तो होगी नहीं। तो ये जो मृदा है, वो कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, अनुपयुक्त होती है। बात समझ पा रहे हो आप यहाँ तक? ठीक है। तो यहाँ से आपने ये जो मृदा है, भाबर क्षेत्र की मृदाएँ, यहाँ से कौन-कौन सी बातें आपको याद रखनी है? इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो हिमालयी नदियों के भारी निक्षेप के फलस्वरूप। दरअसल यहाँ से आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे वो स्टेटमेंट्स बना के पूछे जाएँगे। पहली कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन बना दिया, इसके बाद पूछेगा निम्न में से कूट में बताइए कि कौन-कौन से कथन सही हैं। तो वहाँ ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। शिवालिक गिरिपाद प्रदेश में एक समानांतर पट्टी में इसका विकास हुआ है। प्रकृति कैसी है? दरअसल ये जलोढ़ युक्त ही है, लेकिन कंकड़ और पत्थर की इसमें भारी मात्रा पाई जाती है। चूँकि कंकड़ पत्थर भारी मात्रा में पाए जाते हैं, इस वजह से ये मृदा कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो फिर क्या होता है यहाँ पर? यहाँ होते हैं वृक्ष, यहाँ होते हैं वन, ठीक है? और चूँकि जलोढ़ है, सिलिका है, तो फिर यहाँ पर कैल्शियम की ठीक-ठाक इसमें मात्रा भी देखने को मिलती है। लेकिन ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ज़रा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मृदा है आपकी तराई क्षेत्र की मृदा, तराई क्षेत्र की मृदा, ठीक है? तराई क्षेत्र की मृदा आपने जो अभी पढ़ा था, भाबर क्षेत्र की मृदा, ठीक उसके दक्षिण में तराई क्षेत्र की मृदा का विकास हुआ है। ये क्या है? ये है आपकी भाबर क्षेत्र की मृदा, ठीक? और यहीं पर आपका हुआ है तराई क्षेत्र की मृदा का विकास। ये वाला जो क्षेत्र है, एक पतली-सी पट्टी है, पतली-सी पट्टी। ऊपर भाबर का क्षेत्र है और नीचे है तराई का क्षेत्र, ठीक है? यानी आपका ये हो गया तराई क्षेत्र की मृदा, तराई क्षेत्र की मृदा और ऊपर वाला पार्ट हो गया आपका ये भाबर क्षेत्र की मृदा है। भाबर क्षेत्र की मृदा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब इसमें देखो क्या-क्या है, इसकी क्या-क्या खूबियाँ हैं। सबसे पहले इसका निर्माण कैसे हुआ? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये मृदा कैसे बनी? तो आप बताओगे इस मृदा का निर्माण हुआ है जो नदियाँ हैं, नदियों के निक्षेपणों नदियों के निक्षेपणों की एवं उसके जो महीन कण हैं, महीन कणों से इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण हुआ है। यानी नदियाँ जो भी बहा के लाती हैं,
चूँकि देखो, अब जैसे-जैसे नदियाँ नीचे आएँगी, कण इनके महीन होते जाएँगे। जो मोटे पदार्थ थे इनके पास, जो कंकड़-पत्थर बड़े-बड़े पत्थर थे, वो तो ऊपर रह गए भाबर के क्षेत्र में। अब जैसे-जैसे नदियाँ आगे बढ़ेंगी तो उनके पास और महीन और महीन और महीन कण होंगे, ठीक है? तो तराई वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर महीन कणों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है इस मृदा का। क्लियर है? अच्छा ये जो क्षेत्र है, तराई वाला क्षेत्र, इसकी और क्या-क्या खूबियाँ हैं? जैसे अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर लोकेशन है इसका, ये जो तराई वाला क्षेत्र है, तराई क्षेत्र की मृदाएँ, इनका लोकेशन कहाँ पर है? तो आप क्या बताओगे? इस क्षेत्र की मृदाएँ इस क्षेत्र की मृदाएँ भाबर के दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती हैं। भाबर के दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है? दक्षिण क्षेत्र में आप एक फिगर बना लो और फिर उसी फिगर के आधार पर आप स्टेटमेंट्स बना सकते हो, ठीक है? आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया, हालाँकि उत्तर प्रदेश ये है नहीं, लेकिन आप मोटा-मोटा आइडिया मान सकते हो। जैसे हम बात करें भारत की, तो ये हो गया भारत, ये वाला क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट, ये वाला क्षेत्र है उत्तर भारत, ये वाला क्षेत्र है पश्चिम भारत, यानी गुजरात और महाराष्ट्र यहाँ आएँगे और ये वाला क्षेत्र है दक्षिण भारत। तो इस तरह से आप फिगर बना लिया करो। ठीक है? उत्तर प्रदेश को जैसे ही हमने 2 भागों में 4 भागों में डिवाइड किया, तो ये वाला जो क्षेत्र था, भाबर के ठीक दक्षिण में हुआ है तराई क्षेत्र की मृदा का विकास। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं? ये भाबर के ठीक दक्षिण में पाई जाती हैं। अच्छा ठीक है। ये जो तराई क्षेत्र है आपका, ये तराई क्षेत्र में पानी जल स्तर ऊँचा है। इस तराई क्षेत्र में जल स्तर ऊँचा होने के कारण यहाँ पर अक्सर नमी बनी रहती है। तो ध्यान रखिएगा, जल स्तर जल स्तर यहाँ का ऊँचा है। चूँकि जल स्तर ऊँचा है, तो क्या होगा? इसलिए इसलिए मृदा में नमी बनी रहती है, नमी बनी रहती है। अच्छा ठीक है, मृदा में नमी बनी रहती है। तो नमी बनी रहती है, अब ऐसी स्थिति में चूँकि मृदा में हमेशा नमी बनी रहेगी, तो फिर यहाँ ये बताओ कि अच्छी होगी फसल के लिए ये मृदा, है ना? इस मृदा में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन और जीवाश्म संपन्न मृदा होती है। संपन्न, एक तो नमी है, नाइट्रोजन भी है, इसमें जीवाश्म भी है, ठीक है? जब इतनी सारी माकूल वजहें हैं, तो फिर यहाँ पर कृषि भी अच्छी खासी होगी। बात समझ पा रहे हो? तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये जो आपकी तराई क्षेत्र की मृदा होती है, आम तौर पर इसे तराई मृदा को तराई मृदा को आम तौर पर आम तौर पर इसे दोमट मृदा भी कहा जाता है। दोमट मृदा भी कहा जाता है। बात समझ पा रहे हो? यहाँ तक क्लियर हुआ? और ये जो दोमट मृदा है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में दोमट मृदा को दोमट मृदा को कई अन्य नामों से जाना जाता है। दोमट मृदा को अन्य नामों से भी जाना जाता है। ठीक है? कौन-कौन से हैं? जैसे हम बात करें करियल, ये भी कहा जाता है इसे। जैसे ढनका, ये भी कहा जाता है। जैसे हम बात करें सिक्टा, ये भी कहा जाता है। तो ये कुछ नाम हैं जो दोमट मृदा के नाम हैं। ठीक है? इन नामों से भी दोमट मृदा को जाना जाता है। कुल मिला के आपको इसमें क्या-क्या ध्यान रखना है? तराई क्षेत्र की मृदाओं में इसका निर्माण कैसे हुआ? नदियों के निक्षेपणों और महीन कणों से इसका निर्माण हुआ है। और ये कहाँ पर विस्तारित है? ये भाबर के दक्षिण क्षेत्र में विस्तारित है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसका, इस क्षेत्र का जलस्तर ऊँचा होता है और इसीलिए मृदा में आम तौर पर नमी बनी रहती है। चूँकि नमी बनी रहती है, इस वजह से यहाँ पर कृषि की पैदावार भी अच्छी होती है। ये जो मृदा है, ये काफ़ी उपजाऊ मृदा होती है और इसमें नाइट्रोजन और जीवाश्म की प्रधानता होती है। तराई क्षेत्र में आम तौर पर दोमट मृदा, तराई क्षेत्र की जो मृदा होती है, उसे दोमट मृदा भी कहते हैं और जो लोकल स्थान है, दोमट मृदा को इन नामों से भी जाना जाता है। ढनका कहा जाता है, सिक्का कहा जाता है, करियल भी कहा जाता है और भी कई सारी बातें हैं।
अगर हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ, तो आप याद रखिएगा, ये जो मृदा है, जो तराई क्षेत्र की मृदा है, यह मृदा काफ़ी उपजाऊ है। अच्छा ठीक है, काफ़ी उपजाऊ है तो यहाँ पर कुछ पैदावार भी होती होगी। हाँ, यहाँ पर उत्पादन होता है। किसका? सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है गन्ने का उत्पादन। जो लोग शाहजहाँपुर या फिर हम कहें बरेली, लखीमपुर खीरी इन क्षेत्रों में होंगे, तो वो लोग जानते होंगे यहाँ पर गन्ना बहुतायत मात्रा में होता है ना? यहाँ पर धान की खेती भी होती है, यानी कि चावल भी काफ़ी ठीक-ठाक मात्रा में उगाए जाते हैं और यहाँ पर गेहूँ भी उगाए जाते हैं। हालाँकि गेहूँ की अगर हम बात करें तो ये जो गेहूँ है, ये मध्य उत्तर प्रदेश के आस-पास आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कानपुर देहात वाले क्षेत्र हो गए। लेकिन जो गन्ना है, वो इन क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जो तराई इलाका है, ये वाली पट्टी, ठीक है? यहाँ पर गन्ना और धान की खेती काफ़ी है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में नमी बनी रहती है, वाटर लेवल ऊपर यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है? बात समझ रहे हो आप हमारी? हाँ, तो ध्यान रखिएगा ये सारी बातें। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ज़रा देखो, एक मृदा मैंने और कौन-सी बताई थी आपको? मैंने भाबर बताया था, कंप्लीट हो गया, तराई भी कंप्लीट हो गई। अब मैं जा रहा हूँ पढ़ने जलोढ़ मृदा में, ठीक है? ये है बांगर। अब मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ, यानी कि जलोढ़ मृदा। देखो, जलोढ़ मृदाएँ। जलोढ़ मृदा में ये जो मध्य भारत है, सपोज़ करो मध्य उत्तर प्रदेश सॉरी, सपोज़ करो ये अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक? ये रहा अपना उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में ये वाला जो क्षेत्र है, मध्य वाला क्षेत्र, यहाँ पर आम तौर पर जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो जलोढ़ मृदाएँ हैं, जो मध्य उत्तर प्रदेश के आस-पास आपको देखने को मिलेंगी, ये मृदाएँ कैसे बनती हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये मृदाएँ इस प्रकार की मृदाएँ गंगा और उसकी सहायक नदियों गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनती हैं। लाई गई या हम ये कहें कि जलोढ़ मृदाएँ बनती कैसे हैं? तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर ये मृदाएँ लाई जाती हैं। ठीक है? और दूसरी बात क्या है? इसमें किन-किन तत्वों की अधिकता होती है? तो ध्यान रखिएगा, या हम कहें कि ये जो मृदाएँ हैं, ये तराई और भाबर की अपेक्षा कहाँ है? और दक्षिण में है। और दूसरी बात, ये जो भाबर था, यहाँ पर कंकड़-पत्थर थे। फिर इसके बाद तराई आया। तराई में आपने क्या देखा कि तराई में थोड़े महीन कण कण हुए। लेकिन जब आप इधर की तरफ आओगे, तो ये मृदाएँ तराई और भाबर क्षेत्र की मृदाओं से भी ज़्यादा बारीक होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये मृदाएँ ये मृदाएँ तराई और भाबर क्षेत्र की मृदाओं से भी ज़्यादा बारीक होती हैं। ठीक है? बारीक होती हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें प्रचुरता किसकी होती है? अगर हम इनमें प्रचुरता की बात करें, तो इन मृदाओं में ये जो जलोढ़ मृदाएँ होती हैं, इन मृदाओं में किसकी प्रचुरता होती है? तो आप बताओगे पोटाश और चूना की चूना की इनमें प्रचुरता पाई जाती है। पोटाश और चूना इनमें ठीक-ठाक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है? लेकिन इसमें कमी होती है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की फास्फोरस की और साथ ही साथ जीवाश्म की जीवाश्म की इनमें कमी होती है, ठीक है? तो ये 3 बातें आप ध्यान रखोगे। इन मृदाओं को कैसे बनाया गया है? तो गंगा और उसकी सहायक नदियाँ बहाकर लाती हैं। साथ ही साथ ये मृदाएँ तराई और ये इन मृदाओं के जो कण होते हैं, वो तराई और भाबर क्षेत्र की जो मृदाएँ हैं, उनसे और भी बारीक कण होते हैं इस मृदा के। और इसमें पोटाश और चूने की तो प्रचुरता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की इसमें कमी देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये जो मृदा है, हमारी जलोढ़ मृदा,
ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मृदा समूह है। आपसे अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मृदाएं सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, तो आप बताओगे यही जलोढ़। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सबसे बड़ा मृदा समूह है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मृदा समूह कौन सा है? यही जलोढ़ मृदा। अब कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैं यहां पर इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख रहा हूं। ठीक है। इसमें क्या क्या आपको याद रखना है? जलोढ़ मृदा सर्वाधिक सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। क्लियर है बात? दूसरी बात, दूसरी खास बात, इसमें चूंकि सबसे ज्यादा उपजाऊ है तो बताओ सबसे ज्यादा फसलें भी होंगी। तो इसमें सभी प्रकार की सभी प्रकार की फसलें होती हैं। ठीक है। इसमें सभी प्रकार की फसलें होती हैं। और खास बात एक, ये जो जलोढ़ मृदा है इसको दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी? खादर और बांगर। क्या होती है खादर और बांगर? आइए चर्चा करते हैं इसकी। पहले इसको आप लिख लो। इन मृदाओं को इन मृदाओं को बांगर और खादर बांगर और खादर में बांटा जाता है। ठीक है। अब ये बांगर क्या होता है और खादर क्या होता है, आओ जरा एक फ्रेश फेस से समझते हैं इसको। जलोढ़ मृदा को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। सबसे पहले आप पढ़ोगे बांगर के बारे में, और फिर आप पढ़ोगे खादर के बारे में। तो बांगर क्या है, खादर क्या है, उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। बांगर और खादर। दरअसल बांगर, ये कहते हैं इसे पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़। ठीक है। और खादर को कहते हैं नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़। तो अब एक बात ऐसे समझो, सपोज करो ये कोई इलाका है। ठीक है। यहां पर बाढ़ आई, पानी आया। अब पानी जब बाढ़ आएगी तो ये वाला जो इलाका है इसमें पूरा का पूरा पानी भर जाएगा। फिर एक समय बाद पानी सूख जाएगा। और आपने देखा होगा जब भी कभी बाढ़ आती है तो वो अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है। तो ये जो ऊंचाई वाले स्थान हैं, यहाँ पर पानी नहीं पहुंच पाया। तो ये जो पुराने वाले, ये जो पानी जब नहीं पहुंच पाता है तो यहाँ पे नई मिट्टी का जमाव भी नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो पहले से ही मिट्टी पड़ी है उसे ही कहा जाता है बांगर, यानी कि पुराने जलोढ़ निक्षेप। ठीक है। तो बांगर को क्या कहेंगे? पुरानी पुरानी जलोढ़। यानी कि हम कह सकते हैं कि बांगर ये पुराना जलोढ़ निक्षेप कहलाता है। ठीक है। अच्छा आप इसमें आओ। तो खादर क्या है? खादर में ऐसी स्थिति होती है कि जब बाढ़ का पानी साल दर साल वहां पर आता रहता है, और जब बाढ़ का पानी लगातार आता रहता है तो ऐसी वहां पर मृदा का विस्तार हो जाता है जो नवीन होती है। तो इसे हम कहते हैं नवीन जलोढ़ निक्षेप। ठीक है। नवीन जलोढ़ निक्षेप। बात समझ गए? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बांगर में कि यह मृदा ऐसे ऊंचे स्थानों में पाई जाती है। ये ऊंचा स्थान है। बात समझ पा रहे हो? ऐसे ऊंचे स्थानों में पाई जाती है। कहाँ? कैसे ऊंचे स्थानों में पाई जाती है? जहां पर क्या बाढ़ का पानी पहुंच पा रहा है? बताइए आप। बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो हम कैसे लिखेंगे इसको? यह मृदा ऐसे ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। तो अब बताओ मुझे, क्या यहाँ पर इन क्षेत्रों में नवीन मिट्टी का विस्तार हो पाएगा? नहीं। तो अब इन जगहों पर जब नवीन मिट्टी का विस्तार नहीं हो पाएगा तो ये जो पुरानी जलोढ़ होती है ये गहरे रंग की हो जाती है, मोटे कण हो जाते हैं। चूंकि यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो जब बाढ़ का पानी पहुंचेगा नहीं तो नई मिट्टी यहाँ पर जमाव होगा नहीं। जब नई मिट्टी का जमाव होगा नहीं तो यहाँ के जो कण होंगे वहां, ये जो अपेक्षाकृत ये जो जलोढ़ मिट्टी है खादर वाली, इनकी अपेक्षा यहाँ के कण मोटे होते हैं। बात समझ पा रहे हो? और एक बात बताओ, जब कण मोटे होंगे तो क्या ये मिट्टी उपजाऊ होगी? सिंपल सी बात है, नहीं होगी। और ये मिट्टी चूंकि इसके कण मोटे नहीं है ज्यादा, तो ये मिट्टी उपजाऊ होती है। ठीक है। तो यही अंतर है कुल मिला के खादर और बांगर में।
बांगर क्या है? पुराना जलोढ़ है। खादर क्या है? नवीन जलोढ़। इसके कण कैसे होते हैं? मोटे। इसके कण होते हैं पतले, छोटे। तो ये मृदा होती है अनुपजाऊ, ये मृदा होती है उपजाऊ। खादर की तुलना में ये अनुपजाऊ है और ये बांगर की तुलना में ये बांगर की तुलना में उपजाऊ है। ठीक है? ये काले रंग की हो जाती है, भूरे रंग की हो जाती है और ये हल्के रंग की होती है, महीन कण होते हैं, बारीक कण होते हैं, अधिक उपजाऊ होती है। इतना सिंपल सा है। ठीक है? तो कुल मिला के आप डायग्राम वगैरह बना के याद करिए और इनको समझने का प्रयास करो। ठीक है? क्योंकि इससे कथन बना के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दूसरा, ये मृदा ऐसे ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। तो अब इसमें लिखो जरा। यहां पर आप क्या लिखोगे? इसका विकास, इसका विकास। ऐसे क्वेश्चंस आपसे जब से यूपी जोड़ा है ना पीसीएस में, तब से क्वेश्चंस ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से कि बांगर और खादर में टिप्पणी लिखी है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इस स्टेटमेंट्स को बना के। अब जरा यहाँ पर लिखो, इसका विकास कहाँ हुआ है? ये ऊंचे स्थान पर थे, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? इसका विकास कम ऊंचाई, कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुआ है। ठीक है? इसका विकास कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुआ है, जहां पर जहां पर बाढ़ का पानी, जहां पर बाढ़ का पानी आसानी से पहुंच जाए, पहुंच जाता है। ठीक है? हाँ। तो ये बातें आपने ध्यान करी। अच्छा, अब इसमें फिर से आओ। मैंने क्या बताया था अभी? ये कैसी होती है? यह गहरे रंग की होती है, गहरे रंग की, मोटे कणों वाली, मोटे कणों वाली, अनउपजाऊ होती है। या हम कहें अनुपजाऊ मत लिखिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो उपजाऊपन इसमें होता है। आप कम उपजाऊ लिखो तो ज्यादा ज्यादा बेहतर रहेगा। कम उपजाऊ वाली, वाली क्या है? मृदा है। ठीक। अब यहां पर आओ। इसमें क्या लिखोगे? यह हल्के रंग की, यहां पर मोटे कण थे, अब बताओ यहां पर कैसे होंगे? बारीक कण। ठीक है? यह हल्के रंग की बारीक कण वाली, इसकी तुलना में अधिक उपजाऊ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अधिक उपजाऊ मृदा है। ठीक। यहां पर एक खास बात और पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यहां कंकर नामक कैल्शियम युक्त निक्षेप पाए जाते हैं। युक्त निक्षेपों की उपस्थिति होती है, उपस्थिति पाई जाती है। ठीक है? तो इतनी बातें आपने समझ ली। बांगर क्या है और खादर क्या है? बांगर को पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ से मेरा आशय है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, तो ये ऊंचाई वाले स्थान होते हैं। खादर जहां पर बाढ़ का पानी लगातार पहुंचता रहता है, साल दर साल पहुंचता है, तो ये नवीन होती रहती है मृदाएं। तो जब बताओ मृदा नवीन होगी तो वो उपजाऊ ज्यादा होगी। ये कम उपजाऊ होती है, गहरे रंग की होती है, कम गहरे रंग की होती है। यहाँ पर बारीक कण होते हैं, यहाँ पर मोटे कण होते हैं। सिंपल सी बात है। बात समझ पाए आप? ठीक है? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बताओ कौन सी मृदा थी? ये तो बांगर हो गई। इसके बाद आपकी थी बांगर खादर, दोनों हो गई। इसके बाद मैं जा रहा हूं विंध्यन क्रम की मृदाओं में। ठीक। नेक्स्ट देखो, विंध्य क्षेत्र की, विंध्य क्षेत्र की मृदाएं। ध्यान दो, विंध्य क्षेत्र की मृदाएं कहां पर होंगी? जैसे मैं उत्तर प्रदेश को क्लासिफाई करूं, उत्तर प्रदेश में ये वाला जो क्षेत्र है, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, ये वाला क्षेत्र। ठीक है? ये जो क्षेत्र है चंदौली वगैरह वाला क्षेत्र, जैसे मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए। जैसे मैं यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र होंगे, यहाँ पर जैसे होगा मिर्जापुर। ठीक है? मिर्जापुर हो गया, जैसे हो गया सोनभद्र, है ना? आ गया प्रयागराज, प्रयागराज के अलावा आ गया आपका चंदौली। तो ये वाले जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। बात समझ पा रहे हो? इन क्षेत्रों में विंध्यन क्षेत्र की मृदा आपको देखने को मिलती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो मृदा है वो
उस मृदा के अंतर्गत विंध्याचल पठार क्षेत्र आते हैं। विंध्याचल विंध्याचल पठार क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रकार की मृदा पाई जाती है और ये वाले सारे क्षेत्र यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हो गए क्षेत्र, यानी ये मृदा कहाँ पर पाई जाती है, ये तो हो गया पहला आंसर। क्वेश्चन ये आता है कि इस मृदा की विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं जो आपके एग्जाम में कथन बना के पूछता है। तो सबसे पहले आप ध्यान दो, इस मृदा में यानी कि ये जो विंध्यन क्रम की मृदा है या विंध्यन क्षेत्र की मृदा है, यह यह मृदा लाल और पीले रंग की होती है। पीले रंग की होती है। ठीक है, और इन मृदाओं का निर्माण कैसे हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, इन मृदाओं का निर्माण, चूंकि ये विंध्यन क्षेत्र है, विंध्य पठार के अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन मृदाओं का निर्माण कैसे होगा। आप अनुमान लगा पा रहे हो अगर आपने जियोग्राफी पढ़ी है तो। इन मृदाओं का निर्माण आर्कियन ग्रेनाइट और या हम कहें आर्कियन और ग्रेनाइट चट्टानों से होता है। चट्टानों के अपक्षय से होता है। अपक्षय मतलब समझते हो, अपक्षय से होता है। ठीक है, मतलब टूट फूट क्षरण से। तो कुल मिला के इन मृदाओं का निर्माण कैसे होता है, आर्कियन और ग्रेनाइट चट्टानों के अपक्षय से इनका निर्माण होता है। और इनमें होता क्या है, ग्रेनाइट वगैरह की जो चट्टानें होती हैं उनमें चूंकि एल्यूमिनियम और लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मृदाएं होती हैं इनमें लौह और एल्यूमिनियम, लौह और एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहां तक बात समझ पाए आप। तो विंध्यन क्षेत्र की जो मृदाएं हैं उसकी ये विशेषताएं हैं। इसके अलावा और भी कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे हम बात करें विंध्यन क्षेत्र की जो मृदाएं हैं इसमें लौह और एल्यूमिनियम तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन कमी किसकी होती है, कमी होती है फास्फेट की। फास्फेट और नाइट्रोजन, साथ ही साथ जीवाश्म, जीवाश्म की कमी होती है। ठीक है, अच्छा, चूंकि जीवाश्म की कमी होती है तो फिर ये जो क्षेत्र की मृदाएं हैं ये बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती हैं। इसमें आमतौर पर मोटे अनाज उपजाए जाते हैं, जैसे दाल हो गई, तिलहन हो गई, मोटे अनाज हो गए। तो इस प्रकार की कृषि यहाँ पर की जाती है। तो इसमें नोट में आप लिख लो, यहाँ पर दाल, तिलहन और मोटे अनाज, मोटे अनाज यहाँ पर उपयुक्त होते हैं उपजाने के लिए। ठीक है, और एक खास बात, ये जो विंध्य क्रम या विंध्य क्षेत्र की मृदा है, इसमें आप याद रखो इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। विंध्य क्षेत्र की मृदा को, विंध्य क्षेत्र की मृदा को क्या कहा गया है, स्थानीय क्षेत्र में भोंटा कहा गया है। भोंटा कहा जाता है कहां पर, स्थानीय क्षेत्र में। ठीक है, तो विंध्य क्षेत्र की मृदा को स्थानीय क्षेत्र में वहां पर भोंटा कहा जाता है। याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये विंध्य क्षेत्र की मृदाएं थी। विंध्य क्षेत्र की मृदा कहां पर इसका विस्तार देखने को मिलता है, विंध्याचल पठार क्षेत्र में, जैसे मिर्जापुर, सोनभद्र हो गया, प्रयागराज, चंदौली आदि क्षेत्रों में इसका विस्तार है। और इसमें लोहा और एल्यूमिनियम ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं। लाल और पीले रंग की होती हैं, और इन मृदाओं का जो निर्माण है वो आर्कियन ग्रेनाइट चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। साथ ही साथ फास्फेट और नाइट्रोजन और जीवाश्म की इसमें कमी पाई जाती है। इसमें मोटे अनाज मुख्यतया उपजाए जाते हैं। और किन मृदाओं को भोंटा कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा। किन मृदाओं को भोंटा कहा जाता है, तो विंध्य क्षेत्र की जो भी मृदाएं होती हैं, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि भोंटा किस क्षेत्र में या किस जिले में होती है, तो आप ये वाले जिले याद रखो जो अभी मैंने आपको लिखे थे। ठीक है, तो इन्हें स्थानीय भाषा में भोंटा भी कहा जाता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट कौन सी मृदा थी आपकी,
नेक्स्ट आपकी मृदा थी विंध्यन क्रम की मृदाएं भी हो गई। अब बुंदेलखंडी मृदा, ठीक है, बुंदेलखंड की मृदा, ध्यान दो, बुंदेलखंड की मृदा। बुंदेलखंड की मृदा में आप दो तीन बातें याद रखोगे। हालांकि बुंदेलखंड की मृदा को जब हम क्लासिफाई करेंगे तो उसमें दो प्रकार की मृदाएं आपको और पढ़नी है, एक तो काली मृदा पढ़नी है, दूसरा जलोढ़ मृदा पढ़नी है। तो बुंदेलखंड की मृदा से पहले तो आप इसमें दो तीन बातें याद रखो कि ये जो मृदा है इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है, या हम कहें इसका निर्माण या उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो आप बताओगे इसका निर्माण और उत्पत्ति के बारे में कि ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से हुई है। कायांतरित चट्टानों जैसे हम बात करें ग्रेनाइट की या फिर नीस की, तो आदि। तो ये इनका निर्माण कैसे हुआ है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ग्रेनाइट और कायांतरित चट्टानों के अपक्षय से बनी है। अपक्षय से ये बनी है मृदा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बुंदेलखंड है कहाँ पे, तो ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हो ना, ये पूर्व, ये विंध्य क्षेत्र था, और ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये वाला इलाका, ये बुंदेलखंड है। यहाँ पर आप ऊपर वाला क्षेत्र ले लो जालौन, और इधर वाला क्षेत्र हमीरपुर। यहाँ पर ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, ये वाला का पूरा क्षेत्र, ये बुंदेलखंड है। तो कुल मिला के इस क्षेत्र में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। और इस क्षेत्र में ये मृदा का विकास कैसे हुआ है, तो आप बताओगे आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के अपक्षय से। ये जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, झांसी, महोबा, बांदा वगैरह का, ललितपुर का, यहाँ पर इन चट्टानों के अपक्षय से मृदा बनी है। ठीक है, और यहाँ की जो मृदा है उसे दो भागों में बांटा जाता है, बांटकर पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, इस मृदा को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी बांटा जाता है, कौन कौन सी है? सबसे पहले आप पढ़ोगे काली मृदाएं, काली मृदाएं, ठीक है। काली मृदाओं के बाद आप पढ़ोगे दूसरा लाल मृदाएं, लाल मृदाएं। और इन्हीं लाल मृदाओं में आप पढ़ोगे माड़ मृदा, काली, एक मिनट, अ, ये जो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो काली मृदा है इसके बारे में आप पढ़ोगे यहाँ पर दो मृदाओं के बारे में। ये है, एक तो है माड़ मृदा, माड़ काली मृदा, ठीक है। और दूसरी मृदा आप पढ़ोगे ये होगा काबर काली मृदा, ठीक है। और ये जो लाल मृदा है ना, यहाँ भी आप दो मृदाओं के बारे में पढ़ोगे। कौन कौन सी? पडुआ, बहुत पूछी जाती है आपके एग्जाम में, यूपी स्पेशल, या परवा मृदा। और एग्जाम आपके जलोढ़ वगैरह से स्टेटमेंट में आते हैं, यहाँ से आपके वन लाइनर में आते हैं क्वेश्चन टू द पॉइंट, कि पडुआ मृदा कहाँ पाई जाती है, या पडुआ मृदा में किस तत्व की कमी होती है, किस तत्व की अधिकता होती है, ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, यह पडुआ मृदा किस मृदा का उदाहरण है, किस मृदा का पार्ट है, ऐसे। अच्छा, दूसरा आप क्या पढ़ोगे? दूसरा आप पढ़ोगे राकर मृदा। तो ये दो मृदाएं यहाँ आप पढ़ोगे और दो मृदाएं यहाँ पढ़ोगे। हालांकि बुंदेलखंड की जब आप मृदा पढ़ोगे तो ये अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो धैर्य बनाए रखना। और ये मृदा अगर आपने पढ़ ली तो आप यकीन जानिए कि आपके जो एग्जाम में मृदाओं से क्वेश्चन आते हैं यूपी स्पेशल में, वहां लगभग 40 से 50% आप कवर कर ले जाओगे केवल इन्हीं मृदाओं को पढ़ के। ठीक, आओ जरा समझते हैं। सबसे पहले कौन सी थी? काली मृदा, काली मृदा को उठाओ। काली मृदा, ठीक, ब्लैक सॉइल। ये काली मृदा क्या है, कैसी है? दरअसल ये जो काली मृदा है इसका विस्तार तो अपने बुंदेलखंड में हुआ है। ठीक है, तो ये जो काली मृदा है इसमें इसकी विशेषता क्या है? ये काली मृदा, इसमें हम कहें तो इसमें नमी धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है, नमी धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है, और ये नमी धारण करने की ज्यादा क्षमता के लिए जानी जाती है। इसमें किन किन तत्वों की अधिकता होती है? तो यह मृदा कैल्शियम से भरपूर है, कैल्शियम से भरपूर है,
उपजाऊ मृदा है, ठीक? लेकिन कैल्शियम से भरपूर है, साथ ही साथ उपजाऊ मृदा भी है और साथ ही साथ यहाँ पर और क्या पाया जाता है और किसकी अधिकता होती है? तो आप बताओगे इसमें पोटेशियम की भी अधिकता होती है। पोटेशियम और मैग्नीशियम भी इसमें पाया जाता है, लेकिन इसमें फास्फोरस की कमी होती है। फास्फोरस की इस मृदा में फास्फोरस की कमी होती है, ठीक है? अच्छा ठीक है, फास्फोरस की कमी हो गई। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है काली मृदा में। नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। काली मृदा को आप एक नाम याद रखो, नाम याद आ गया मुझे, ये भी नाम पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, रेगुर मृदा, ठीक है? तो काली मृदा या फिर रेगुर मृदा, मृत्तिका, ये सारी की सारी पुरानी मृदाएँ हैं और इनमें नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, कैल्शियम के साथ-साथ पोटेशियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। लेकिन अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस इसमें कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है? और आम तौर पर ये सारी की सारी जो मृदाएँ हैं, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में इनका विस्तार हुआ है, ठीक? अब ज़रा इसमें देखो मैं इनके पार्ट्स को पढ़ने जा रहा हूँ। कौन-कौन से पार्ट थे? माड़ काली और काबर काली। देखो, काली मृदा के 2 पार्ट हैं। सबसे पहले आप पढ़ोगे माड़ काली मृदा, ठीक है? माड़ काली मृदा, इसके बाद आप पढ़ोगे काबर काली मृदा। तो माड़ काली मृदा में आप 2-3 बातें याद रखोगे। सबसे पहली बात कौन-सी है? कि ये जो जीवाश्म हैं, जीवाश्म तत्वों से ये भरपूर होती है, ठीक? माड़ मृदा जीवाश्म तत्वों से भरपूर है। साथ ही साथ इसके जो कण होते हैं, वो कण इसके बारीक होते हैं। बात समझ पा रहे हो? बारीक कण होते हैं, चूँकि बारीक कण होते हैं तो इसकी एक खास बात है। खास बात क्या है? इसलिए बारीक कण होते हैं इसलिए जल धारण करने की क्षमता उच्च होती है, करने की क्षमता उच्च होती है, ठीक है? तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आप याद रखिएगा, कथन कारण में पूछ लेता है। कण बारीक होते हैं इसलिए इनकी धारण करने की क्षमता जो जल धारण करने की क्षमता होती है, वो उच्च होती है। और साथ ही साथ इसमें एक बात और याद रखो, ये जो कंकर नामक इसमें जो निक्षेप है, वो कैल्शियम युक्त निक्षेप भी इसमें पाया जाता है। कंकर नामक कंकर नामक छोटे-छोटे छोटे-छोटे कैल्शियम युक्त निक्षेप पाए जाते हैं। युक्त निक्षेप इसमें पाए जाते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुई बात? अच्छा, ये जो मृदा है काली माड़ मृदा, ये उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आप बताओगे, ये किस क्षेत्र में विस्तारित है? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, सिंपल सी बात है, लेकिन बुंदेलखंड में भी अगर आपसे क्लासिफाई करके पूछ ले, तो बुंदेलखंड के वही राज्य आप बताओगे, सॉरी वही जिले बताओगे। कौन-कौन से? जालौन बताओगे, हमीरपुर बताओगे, साथ ही साथ आप झांसी भी बता सकते हो, आप बांदा भी बता सकते हो एंड सो ऑन और भी कई सारे राज्य कई सारे जिले, ठीक है? और ये जो काली माड़ मृदा है, इसे एक नाम और दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसे काली कपास मृदा भी कहा जाता है, मृदा भी कहा जाता है। तो इतनी बात है जो आप काली माड़ मृदा से याद रखोगे। काली माड़ मृदा यानी कि जीवाश्म तत्वों से भरपूर, कण बारीक होते हैं, अतः इसमें नमी धारण करने की क्षमता ठीक-ठाक होती है, उच्च होती है। कंकड़ नामक छोटे-छोटे कैल्शियम युक्त इसमें निक्षेप भी पाए जाते हैं। क्षेत्र क्या है? वही बुंदेलखंड वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर इस मृदा को बहुतायत मात्रा में पाया जाता है या देखा जाता है। इसे काली कपास वाली मृदा भी कहा जाता है। अब दूसरा कौन-सा था? दूसरा था आपका काबर काली मृदा। देखो, नेक्स्ट है काबर काली मृदा। ये क्या है? दरअसल ये जो मृदा है, काबर काली मृदा,
और ये जो थी माड़ काली मृदा में क्या था, कण बारीक थे। लेकिन इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर ये है कि कण बारीक नहीं है, कण थोड़े से मोटे होते हैं। ठीक है? यहां से आपसे स्टेटमेंट्स में पूछे जा सकते हैं इस तरह के सवाल। काबर काली मृदा के कण मोटे होते हैं। मोटे होते हैं तो होगा क्या? आप जरा गौर करो। सपोज करो ये मृदा है, ठीक? ये कण है इसके छोटे-छोटे, महीन-महीन। तो इसमें पानी पड़ेगा तो चूँकि कण छोटे हैं तो पानी ज़्यादा अंदर तक घुस जाएगा, ठीक है? तो इसकी जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होगी। अब वहीं पर इसमें कण मोटे-मोटे हैं, ध्यान दो। तो हालाँकि पानी तो अंदर तक घुसेगा, लेकिन ये पानी धारण कर नहीं पाएँगे, रोक नहीं पाएँगे। तो इसकी जल धारण करने की क्षमता भी ज़्यादा नहीं होती है। चूँकि कण मोटे होते हैं इसलिए जल्दी सूख कर कठोर हो जाते हैं, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं कण मोटे होते हैं इसलिए ये सूख कर, या हम कहें कण मोटे होते हैं इसलिए जल्दी सूख कर कठोर हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, अर्थात कठोर टुकड़ों में बदल जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? तो और ये जो काबर काली मृदा है ये कैसी होती है? काले रंग की होती है। चूँकि काली मृदा की बात कर रहे हैं, भूरे गहरे काले रंग की होती है। बाकी सारी बातें आपसे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझदार हो। ठीक है, अच्छा क्षेत्र की बात कर लें। क्षेत्र कहाँ-कहाँ है? जैसे ललितपुर, जैसे बांदा, वही वाले सारे क्षेत्र, हमीरपुर, जालौन, वही वाले सारे क्षेत्र। यानी कि हम कह सकते हैं इन शॉर्ट कि ये भी कहाँ होती है? बुंदेलखंड में। इसका भी क्षेत्र कहाँ है? बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है? तो ये दोनों मृदाएँ हमने पढ़ी। माड़ मृदा और काली मृदा में मुख्यतः अंतर क्या है? काली मृदा माड़ मृदा जब आप बताओगे माड़ और काबर मृदा में अंतर क्या है? माड़ मृदा में जब आप बताओगे तो ये इसके कण महीन होते हैं, इसके कण मोटे होते हैं। इसमें जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसमें चूँकि मोटे कण हैं तो जल धारण करने की क्षमता कम होती है। ये कहाँ की मृदाएँ हैं? तो आप बताओगे बुंदेलखंड की मृदाएँ। तो इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर लीजिए। अच्छा, अगर आपसे ये बोल दें कि माड़ और काबर, ये दोनों मृदाएँ किस मृदा का भाग हैं? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे बुंदेलखंडी मृदा का, है ना? हाँ, तो इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, उनके नोट्स आप शॉर्ट नोट्स तैयार करो। यही पूरे टॉपिक के ठीक बगल में आपके शॉर्ट नोट्स नोट्स होने चाहिए, जो उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखे हों, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो। तो ये दोनों हो गई, माड़ और काबर। अब नेक्स्ट देखो, लाल मृदा। नेक्स्ट लाल ही तो है, देख लूँ मैं। हाँ, काली हो गई, अब देखो लाल। लाल मृदा, ठीक है? लाल मृदा में हम 2 मृदाओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पडुआ मृदा को, या फिर हम पढ़ेंगे परवा को, और दूसरी हम जो मृदा पढ़ेंगे वो होगी राकर मृदा, ठीक है? राकर मृदा। अब जरा देखो, पडुआ या पड़वा मृदा, सबसे पहले इसी को उठा लेते हैं। पडुआ या फिर परवा मृदा। उत्तर प्रदेश में अगर हम पडुआ या फिर पड़वा मृदा की बात करें तो ये कहाँ पर पाई जाती है? तो आप बताओगे इस मृदा का जो विस्तार है वो संपूर्ण बुंदेलखंड में है। चूँकि खंड की मृदाएँ हैं, तो लगभग संपूर्ण बुंदेलखंड में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है? इसके अलावा ये जो मृदा है इसे एक नाम और दिया जाता है। इसे बलुई दोमट मृदा भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, इसके कण कैसे होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसके मोटे कण होते हैं। मोटे कणों के कारण इसमें वायु प्रवाह बना रहता है। वायु प्रवाह बना रहता है, ठीक है? और ऐसी स्थिति में ये जो मृदा है पडुआ या परवा, इसमें किन-किन फसलों को उगाया जाता है? तो फसलें कौन-कौन सी हैं? जैसे इसमें आप गेहूँ उगा सकते हो, इसमें आप चना उगा सकते हो, इसमें आप मोटे अनाज उगा सकते हो। और ये जो पडुआ या परवा मृदा है, ये आम तौर पर
लाल पीले रंग की मृदा होती है। लाल और पीले रंग की ये मृदा होती है। ठीक है? तो इसमें इतनी ही बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पडुआ या पड़वा मृदा में क्या याद रखना है? ये बुंदेलखंड की मृदा है। बलुई दोमट मृदा कहलाती है और इसके कण चूंकि मोटे होते हैं, वायु प्रवाह आराम से बना रहता है। अब एक बात समझो, ये मोटे-मोटे कण हैं, तो यहाँ वायु आराम से प्रवेश कर जाएगी। ठीक है? वायु का प्रवाह बना रहेगा। वहीं अगर महीन-महीन कण होते, ऐसे-ऐसे, तो क्या वायु प्रवाह हो पाता? इनमें मुश्किल से हो पाता। ठीक है? मोटे कण हैं, वायु प्रवाह बना रहता है। ऐसी स्थिति में गेहूँ, चना और मोटे अनाज यहाँ पर ठीक-ठाक मात्रा में उपजाए जा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो। इसमें ये तो हो गया। अब इसके बाद आपकी एक और मृदा है, पडुआ या परवा के बाद राकर मृदा। ध्यान दो, राकर मृदा। ठीक, राकर मृदा के बारे में क्या-क्या बातें आपको याद रखनी है, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं? यह है, सबसे पहली बात, कैसी होती है, किस कलर की होती है? तो ध्यान रखिएगा, लाल भूरे रंग की होती है। लाल भूरे रंग की कण कैसे होते हैं? मोटे कणों वाली मृदा है। वाली मृदा है। ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, इसमें नाइट्रोजन होता है क्या? इसमें नाइट्रोजन और फास्फेट की कमी होती है। नाइट्रोजन और फास्फेट की इसमें कमी पाई जाती है। कृषि के लिए कैसी है? तो ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त नहीं है। ठीक है? हालाँकि उतनी उपयुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसमें हम उर्वरक का इस्तेमाल करें या फिर हम इसमें खाद का इस्तेमाल करें, तो फसलें उगाई जा सकती हैं। के इस्तेमाल से फसलें उगाई जा सकती हैं। ठीक है? अच्छा, कौन-कौन सी फसलें उगाते हैं? तो यहाँ पर भी जैसे तिल हो गया या फिर चना हो गया, आदि फसलें यहाँ पर उगा सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है? और ये बात, यहाँ चूँकि राकर मृदा ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये बुंदेलखंड में। ठीक? तो यही बात आपको 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले, ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर उर्वरक और खाद का इस्तेमाल आप करोगे, तो फिर ठीक-ठाक कृषि यहाँ पर हो जाती है। दूसरा, इसमें नाइट्रोजन और फास्फेट की कमी रहती है। राकर मृदा का क्षेत्र क्या है? राकर मृदा का क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैंने कौन-सी बताई थी? सबसे पहले में आओ, मैंने आपको बताया था ये हो गया बुंदेलखंड, लाल भी हो गई और काली भी हो गई। अब नेक्स्ट देखो, अरावली मृदा। अरावली मृदा, देखो, अरावली मृदा। अब देखो, एक बात मुझे बताओ, ये जो अरावली मृदा है, जब आप भारत को उठाओगे ना, सॉरी भारत बोल दिया, उत्तर प्रदेश को उठाओगे, उत्तर प्रदेश के आप मैप में देखो, क्या राजस्थान, अरावली तो राजस्थान में ही है ना? तो क्या राजस्थान हमारे उत्तर प्रदेश के किसी जिले को टच करता है? तो आप जब यहाँ पर आओगे, आगरा, मथुरा के क्षेत्रों में, तो यहाँ पर राजस्थान आपको स्पर्श करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और चूंकि राजस्थान स्पर्श करता है, तो फिर इस मृदा का विस्तार भी यहीं पर है। तो अरावली मृदा का विस्तार कहाँ पाया जाता है? आम तौर पर, ध्यान रखिएगा, इस मृदा का विस्तार आगरा क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है? इस मृदा का विस्तार आगरा क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरी खास बात क्या है? यह लाल रंग की होती है। यह लाल रंग की होती है। और तीसरी खास बात क्या है? इसे ये आती कैसे है यहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब है तो ये राजस्थान में, तो यहाँ तक कैसे आई? यहाँ तक नदियों के द्वारा कोई भी मृदा आती है, तो वो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई होती है। ठीक है? हालाँकि वायु अपर्दन भी होता है। एक जगह से मिट्टी उठ के दूसरी जगह जाती है हवा के माध्यम से भी, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म स्तर पर होता है। बृहद स्तर पर बाढ़ से होता है, पानी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। तो इसे कौन लाता है? इसे चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाया जाता है। नदियों के द्वारा लाया जाता है। ठीक है? तो इस मृदा का विस्तार हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये लोकेशन याद रखो। आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में इसका हमें विस्तार देखने को मिलता है। ठीक, यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, ये कुछ मुख्य मृदाएँ थीं जो आपने अभी पढ़ा। अब आप उत्तर प्रदेश में कई सारी ऐसी मृदाएँ भी हैं, जो
क्षेत्रीय स्तर पर व्याप्त है, जैसे माड, भाट आपने नाम सुना होगा, है ना? भूर मृदा। तो इस प्रकार की मृदाएँ भी आपकी परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। चूँकि बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो लगभग पूरा चैप्टर ही हम इसको कंप्लीट करा देंगे। तो इसमें आप देखो ज़रा, एक नोट बना के बात समझो। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के छोटे-छोटे या छोटे इलाकों में कुछ मृदाएँ पाई जाती हैं। मृदाएँ पाई जाती हैं। तो ये कौन-कौन सी मृदाएँ हैं, जिनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे? जैसे भूर मृदा, ठीक है? जैसे हम बात करें माट और बंजर, जैसे अ, भाट भाट मृदा, है ना? जैसे आपसे पूछा जाए कि भाट मृदा किस जिले में पाई जाती है, बताइए आप मुझे। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। जैसे माड मृदा या फिर मार मृदा, है ना? जैसे हम बात करें डूह मृदा, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं आपसे। तो यहाँ से एक-एक करके उठाओ, सबसे पहले उठाओ भूर मृदा को। भूर मृदा, देखो ये कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले लोकेशन आप मुझे बताओगे? तो यह जो ऊपरी गंगा है, ऊपरी गंगा और यमुना दोआब में पाई जाती है। दोआब में पाई जाती है। एज़ इट इज़ आपको याद करना है। इसकी लोकेशन पूछेगा तो आप बताओगे ऊपरी गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में इसका विस्तार है। अच्छा, अब एक प्रश्न यहाँ से आता है, ये भूर क्या है? ये जो भूर शब्द लिखा है, ये क्या है? तो याद रखिएगा, यह भूर जो है, वो बांगर क्षेत्र में, बांगर मैंने बताया था, खादर बताया था। बांगर का मतलब क्या है? पुरानी जलोढ़, है ना? लिंक लगाओ जरा उसी से। तो यह बांगर क्षेत्र में बलुई मिट्टी के बलुई मिट्टी के ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र में, ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र में ये निक्षेप पाए जाते हैं, निक्षेप होते हैं। तो ये लोकेशन याद रखो या ये बात याद रखो। भूर क्या है? आपसे अगर पूछे तो भूर ऐसे निक्षेप हैं जो बांगर क्षेत्र में पाए जाते हैं, बलुई मिट्टी के होते हैं ये निक्षेप और ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है? याद रखिएगा भूर क्या है? भूर बांगर क्षेत्र में बलुई मिट्टी के ऊबड़-खाबड़ निक्षेपों को भूर कहा जाता है। अच्छा ठीक है। तो ये कैसे बनते हैं? भूर कैसे बनते हैं? तो याद रखिएगा इन्हें हवा के द्वारा हवा के द्वारा लाया जाता है। ठीक है? हवा के द्वारा इन्हें उड़ाकर लाया जाता है, जो 10 से 20 फीट के ऊंचे टीले होते हैं। 20 फीट के ऊंचे टीले होते हैं। ठीक है? तो कुल मिला के भूर क्या है? भूर हवा के द्वारा बहाकर लाए गए 10 से 20 फीट के ऊंचे टीले होते हैं और ये बांगर क्षेत्र में बलुई मिट्टी के निक्षेपों से बने होते हैं। अच्छा, ये कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा ये ऊपरी गंगा यमुना दोआब में इनका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है? भूर से आप केवल इतनी ही बातें याद रखोगे। अच्छा, नेक्स्ट याद रखो दूसरा, टर्शियरी मृदा। टर्शियरी मृदा, इसमें आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले इसमें आपको याद ये रखना है कि कहाँ पाई जाती है। तो ये जो हिमालय के क्षेत्र हैं, हिमालयी क्षेत्र कहो या फिर आप कह सकते हो हिमालयी प्रदेश। हिमालयी प्रदेश की घाटियों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। घाटियों में इसका विस्तार होता है। ठीक। दूसरी बात, इसमें क्या-क्या उगाया जाता है? जैसे चावल, जैसे आलू या फिर इनमें चाय की खेती की जाती है। ठीक। टर्शियरी, अगला मैंने क्या बताया था आपको? भूर हो गया, यहां पर एक और लिख लो, टर्शियरी, टर्शियरी मृदा। ठीक है? अब मैं बात कर लूं भू की बात कर लो पहले। जो छोटे-छोटे हैं पहले आप उनको निपटा लो। ढूह, ये क्या है? ध्यान रखिएगा इसमें आप एक परिभाषा याद रखो, नदी के किनारे
जो नदी का किनारा होता है ना, तो नदी के किनारे जो जल प्लावित इलाकों की मिट्टियाँ होती हैं, उन्हें कहा जाता है ढूब। तो नदी के किनारे जल प्लावित इलाकों की मिट्टी, इसे कहा जाता है ढूब, ठीक है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मांड या फिर बंजर। ये क्या है? कहाँ पर पाई जाती है? तो सबसे पहले आप ये जो बंजर है, बंजर कैसे होती है कोई मिट्टी? इसमें कैल्शियम की मात्रा कम होती है, कैल्शियम की मात्रा कम होती है, ठीक? और बताओ बंजर की क्या विशेषता है? ये आम तौर पर बंजर हो गई। कोई मृदा जब बंजर होती है तो वो दोमट से फिर शिफ्ट होती है बलुई मिट्टी की तरफ। तो बंजर की विशेषता क्या होती है? जैसे मैं कहूँ यह दोमट से बलुई दोमट बनावट के लिए जानी जाती है, बनावट के लिए जानी जाती है, ठीक है? अच्छा मांट में आओ, तो ये मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो यह मृदा पूर्वी यूपी में पाई जाती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार है, ठीक है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार है। अगर आपसे लोकेशन पूछे कहाँ पर, तो आप बताओगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जैसे हो गया गोरखपुर, है ना? गोरखपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, यहाँ पर इसका विस्तार है। सिद्धार्थनगर हो गया, या फिर हम बात करें बस्ती, बस्ती और भी कई सारे क्षेत्र हैं गोरखपुर के ठीक बगल में, जैसे गोंडा हो गया। तो बस्ती, गोंडा, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है, ठीक? और इसकी खास बात क्या है? जो मांट मृदा है, मांट मृदा दोमट और मांट मृदा दोमट, बलुई और कैल्शियम युक्त होती है, कैल्शियम युक्त होती है। ये जो मांट मृदा है, दोमट, बलुई और ये कैल्शियम युक्त पाई जाती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता ठीक-ठाक होती है। यानी कि यह जो मृदा है मांट मृदा, ये जल धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। यानी कि इसका जो जल धारण करने की क्षमता होती है ना, वो ज़्यादा होती है। यानी कि जल धारण की क्षमता अधिक होती है, ठीक है? चूँकि दोमट मिट्टी है ना? हल्की-फुल्की इसमें बलुई मिट्टी भी होती है, लेकिन दोमट मिट्टी की उपस्थिति के कारण इसमें जल धारण करने की क्षमता भी ठीक-ठाक होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो भाट मृदा। भाट ये क्या है? कहाँ पर पाई जाती है? तो भाट मृदा जो है, याद रखिएगा इसका क्षेत्र पूछा जाता है आपसे। तो यह मृदा मृदा कुशीनगर क्षेत्र में पाई जाती है। कुशीनगर क्षेत्र में इसका विस्तार है, यानी कि यह पाई जाती है, ठीक है? और क्या है? इसमें क्या-क्या, किन-किन तत्वों की अधिकता होती है? तो ध्यान रखिएगा इसमें एल्यूमीनियम के निक्षेप पाए जाते हैं, निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है? और बताओ भाट मृदा में इसमें कौन-कौन से अनाज होते हैं? तो यह मोटे अनाज के लिए ज़्यादा चर्चित है। मोटे अनाज की कृषि भी यहाँ पर होती है, की कृषि होती है। तो कुल मिला के ये जो भाट मृदा है, ये मोटे अनाज की कृषि के लिए जानी जाती है। बात समझ गए? अच्छा एक मृदा और है यहीं पर आप निपटा दो, माड या फिर मार मृदा, ठीक है? माड या फिर मार मृदा ये अ, कैसी मृदा होती है? तो आप बताओगे यह काली रेगुर मृदा के समान होती है, रेगुर मृदा के समान होती है। तो काली रेगुर मृदा के समान होगी तो बताओ माड या माड में यहाँ पर जल धारण करने की क्षमता भी ठीक-ठाक होगी, है ना? इसमें लोहा की प्रचुरता होती है चूँकि काली मृदा है, आयरन अधिक होता है, तो लोहा और एल्यूमीनियम की अधिकता होती है इस मृदा में, ठीक है? और खास बात ये है कि ये जो बनी है ना, ये प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के अपक्षय से बनी है। प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के
अपक्षय से बनी है। अपक्षय से बनी है। ये चट्टानें कौन होती हैं, कौन कौन सी शैलें इनके अंतर्गत आती हैं, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जियोग्राफी में। ठीक है, तो मार्ड मृदा में क्या क्या याद रखोगे? काली रेगुर मृदा के समान होती है। चूंकि रेगुर काली मृदा के समान होती है, इसलिए इसमें लोहा भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, वहां भी होता था। और इसमें जल धारण करने की ठीक ठाक क्षमता भी होगी इसकी। प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के अपक्षय से बनी है। भाट मृदा में याद रखोगे, केवल लोकेशन याद रखो इसका, यही पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, भाट मृदा कहाँ पाई जाती है, लोकेशन। ठीक। अब देखो मृदा का अपरदन उत्तर प्रदेश में क्या है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में मृदा का अपरदन, उत्तर प्रदेश में मृदा का अपरदन। तो आमतौर पर उत्तर प्रदेश में दो प्रकार से मृदा का अपरदन होता है। वायु अपरदन भी यहाँ पर देखने को मिलता है, और यहाँ पर जल अपरदन भी देखने को मिलता है। ठीक। अगर हम बात वायु अपरदन की करें, तो वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं वो हैं आगरा, या फिर मथुरा, और साथ ही साथ इटावा। ये तीन क्षेत्र हैं जो वायु अपरदन से बहुत प्रभावित हैं। ठीक है, यानी हम कहें कि वायु अपरदन से ये क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब आओ जल अपरदन में। जल अपरदन में दरअसल ये अपरदन होता कैसे है? जल अपरदन से सबसे ज्यादा जो अपरदित होता है वो चंबल नदी से होता है। ये यमुना चंबल घाटी, यमुना चंबल घाटी का जो क्षेत्र है वो जल अपरदन के लिए चर्चा में रहता है, या जल अपरदन के लिए ही जाना जाता है। या हम कहें उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी घाट है वो जल अपरदन के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी घाट, ठीक है, ये जल अपरदन के लिए काफी चर्चा में रहता है। यहाँ पर जल अपरदन से सीधा सा आशय है, यहाँ पर होता है अवनलिका अपरदन। अपरदन, है ना? हालांकि अपरदन देखा जाए तो कई प्रकार का होता है, वो सब मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अंगुल्याकार अपरदन होता है, अवनलिका अपरदन होता है। तो ये सारी बातें आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल में डिस्कस करूं तो बेहतर नहीं रहेगा। ठीक है, मैं जियोग्राफी की जब स्टार्ट क्लास करूंगा तो वहां पर बताऊंगा अंगुल्याकार अपरदन क्या होता है। ठीक है, अवनलिका अपरदन क्या होता है, तो इस प्रकार से मैं वहां पर बताऊंगा आपको। अच्छा, इसमें अवनलिका अपरदन ये लिखा है अपरदन, अवनलिका अपरदन। अवनलिका अपरदन से प्रभावित रहता है, प्रभावित है, ये आप इसको हटा दो। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी घाट है वो अवनलिका अपरदन से ज्यादा प्रभावित रहता है। ठीक है, और आमतौर पर जब आप देखोगे तो बड़ी बड़ी अवनलिकाएं होती हैं, वो बीहड़ क्षेत्र में तब्दील हो जाती हैं। तो जो आपने देखा होगा कि चंबल के डाकू रहते थे बीहड़ में, तो वो यही वाला क्षेत्र था। और ये जो क्षेत्र है वो आमतौर पर इटावा, जालौन जैसे क्षेत्र हैं, या इटावा जालौन के जो बड़े हिस्से हैं, बड़े हिस्से हैं, यहाँ पर बीहड़ भूमि का विकास हुआ है। बीहड़ यहाँ पर भूमि का विकास हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के जल अपरदन का मुख्य कारण क्या है? जल अपरदन का मुख्य कारण है यमुना चंबल की जो घाटी है वो। ठीक है, इन नदियों के द्वारा ज्यादा जल अपरदन होता है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा जल अपरदन होता है वो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी घाट अवनलिका अपरदन का शिकार रहा है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो इटावा और जालौन, यहाँ पर जल अपरदन ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर वायु अपरदन की बात करें तो आगरा, मथुरा और इटावा, यहाँ पर वायु अपरदन बहुतायत मात्रा में होता है। ठीक है, तो ये प्रभावित हैं वायु अपरदन से, और ये वाले प्रभावित हैं जल अपरदन से। यहाँ पर बीहड़ भूमि भी देखने को मिलती है। ठीक है, हाँ, अब देखो जरा, एक और मृदा है, आपने नाम सुना होगा इसका, क्षारीय मृदा, है ना? इसका नाम आपने सुना होगा लवणीय मृदा, या फिर आपने सुना होगा क्षारीय मृदा। ठीक। क्वेश्चन ये उठता है कि ये क्षारीय मृदा होती क्यों है? ये कथन कारण में पूछे जाते हैं आपसे। क्यों होती है ऐसी मृदा? क्यों होती है ऐसी मृदा?
यानी लवणीय मृदा क्यों होती है? तो इसका कारण क्या है? कारण है इसका अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई, बात समझना। अच्छा, अत्यधिक सिंचाई कैसे? अत्यधिक सिंचाई कैसे है? तो जब आप अधिक सिंचाई करोगे, ध्यान दो, अधिक सिंचाई से होता क्या है? जो जल स्तर होता है, वो ऊपर आ जाता है। ऊपर आ जाता है। ठीक, ध्यान देना। जब आप अधिक से अधिक सिंचाई करोगे तो फिर जल स्तर ऊपर आ जाएगा। अच्छा ठीक है। जब जल स्तर ऊपर आएगा तो उसमें कई सारे खनिज होते हैं। अब बताओ वो भी ऊपर आ जाएंगे, कई सारे लवण होते हैं वो भी ऊपर आ जाएंगे। तो होता क्या है? तो जल में घुले जल में घुले लवण जल में घुले लवण भी ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आ जाते हैं। अच्छा ठीक है। अब ऊपर आ गए, अब बताओ क्या होगा? अब ऊपर आ गए तो अब ये सतह पर आ जाएंगे, है ना? ये सतह पर आ जाते हैं। तब क्या होता है जब सतह पर आ जाते हैं? तो आपने देखा होगा कई सारी मृदाएं होती हैं, कई जगहों पर आपने सफेद सफेद धब्बे देखे होंगे। तो वही है लवणीय मृदा। तो मृदा की सतह पर सफेद धब्बे बन जाते हैं। धब्बे बन जाते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के आप क्या याद रखोगे? लवणीय या क्षारीय मृदा बनने का क्या कारण है? अत्यधिक सिंचाई। क्यों? ज्यादा होगी तो वाटर लेवल बढ़ेगा। वाटर लेवल बढ़ेगा तो उसमें जो घुले हुए लवण होते हैं वो सतह पर आ जाते हैं और जिससे सफेद धब्बे बन जाते हैं। अच्छा ठीक है। तो इस तरह के क्षेत्र हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? क्वेश्चन ये बनता है। या आ, इससे पहले आप ये जो लवणीय या क्षारीय मृदा है, इसे और किन किन नामों से जाना जाता है तो आप बताइएगा। मैं कौन से नाम बताऊं आपको? स्थानीय स्तर पर इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रेह। ठीक है, इसे कहा जाता है ऊसर, इसे कहा जाता है थुर। तो इन नामों से जाना जाता है। इन नामों से जाना जाता है। बात समझ गए? यहां तक क्लियर हो गया? अब जरा एक बात समझो। ये जो मृदा है ये कहाँ पाई जाती है? तो यह मृदा उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में कौन सा उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में मैं यहां पर लिखना भूल गया हूं, मैं यहीं पर लिख देता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो यह मृदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खादर क्षेत्र में पाई जाती है। खादर क्षेत्र में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहीं अगर हम कुछ डेटा की बात करें तो नोट बना के आप याद रखिए। उत्तर प्रदेश में लवणीय और क्षारीय उत्तर प्रदेश में लवणीय और क्षारीय भूमियों के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? लगभग 12.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आता है। हेक्टेयर क्षेत्र आता है। ठीक है। ये फिगर याद रखो, लगभग 12.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आता है। और इस क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र समाहित है? जैसे मैं बात करूं अलीगढ़ की, अलीगढ़, अ, अलीगढ़ हो गया। और अलीगढ़ के आसपास के कौन से क्षेत्र हैं? जैसे मैनपुरी हो गया, है ना? और इटावा हो गया, ये वाला क्षेत्र। जैसे कानपुर, कानपुर का क्षेत्र, उन्नाव का क्षेत्र। ठीक है। रायबरेली का क्षेत्र या फिर लखनऊ का क्षेत्र। तो ये क्षेत्र आपके शामिल हैं इस तरह की मृदा में। तो उत्तर प्रदेश में लवणीय और क्षारीय भूमियों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है? 12.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। क्लियर है बात यहां तक? अब कुछ स्थानों पर जो मृदाओं के स्थानीय नाम हैं, आप उनको समझ लो। और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनको, हाँ, गंभीरता से लेना है। जैसे मृदा और उनके स्थानीय नाम। कौन सी मृदा कहां पर है और उसके स्थानीय नाम क्या क्या है? जैसे मैं बात करूं विंध्य क्षेत्र की मृदाओं की, रिवीजन करो जरा। विंध्य क्षेत्र की मृदा, तो यहां पर क्या नाम था? यहां पर नाम था, मैंने बताया था आपको, भोंटा, या फिर इसे मोटा भी कहा जाता है। ठीक है। तो विंध्य क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है उसे भोंटा कहा जाता है। अच्छा ठीक है। जो बांगर मृदा है, बांगर,
उसे क्या कहा जाता है? बांगर मृदा को, ध्यान रखिएगा, बांगर मृदा को कहा जाता है उपरहार मृदा, ठीक है? या फिर इसे दोमट मृदा भी कहा जाता है, या फिर इसे मटियार मृदा, या फिर बलुई मृदा, ठीक है, भी कहा जाता है, या सॉरी बलुई दोमट मृदा भी कहा जाता है। तो ये इनको इनके नाम हैं। वहीं अगर हम बात जलोढ़ की करें, जलोढ़ को क्या कहा जाता है? तो जलोढ़ को कहा जाता है कॉप। ये स्थानीय नाम है जो आप याद रखोगे। अच्छा, वहीं अगर हम खादर की बात करें, खादर के स्थानीय नाम क्या है? जैसे इसे कछारी भी कहा जाता है, ठीक है? या फिर हम बात करें दोमट, इसे भी कहा जाता है, या फिर इसे भी मटियार कहा जाता है, इसे कहा जाता है सिल्ट बलुआ। तो ये इनके स्थानीय नाम है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम लवड़ी और छारी की बात करें, लवड़ी और क्षारीय मृदा की बात करें, तो आप क्या बताओगे? इन्हें कहा जाता है रेह, ठीक है? या फिर ऊसर भी कई जगह आपने सुना होगा, बंजर भी कई जगह आपने सुना होगा, या फिर कल्लर, या फिर खुर, मैंने जो अभी आपको आपके लिए लिखे थे, ठीक है? बुंदेलखंड की मृदाओं की बात करें, तो यहाँ पर आप देख लो, बुंदेलखंड की मृदाएं, बुंदेलखंड की मैं बात करूं पहले लाल मृदा की, लाल और काली दोनों है ना, तो मैं पहले बात कर रहा हूं बुंदेलखंड की लाल मृदा। उसे क्या कहा जाता है? उसे किन उपनामों से जाना जाता है? जैसे पडुआ, इसको ये क्या हो गया, मैं इसमें लिखूं बुंदेलखंड की लाल मृदा, ठीक। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पडुआ, या फिर इसे राकर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करें बुंदेलखंड की काली मृदा की, बुंदेलखंड की काली मृदा, तो इसे क्या कहोगे आप? काली मृदा में मैंने क्या क्या नाम बताए थे? जैसे मार, जैसे काबर, जैसे रंगुर, या फिर मैं बात करूं कपास मृदा, ठीक है? तो ये इन नामों से जाना जाता है। क्लियर बात? तो बांगर, खादर, जलोढ़, बुंदेलखंड की लाल मृदा, बुंदेलखंड की काली मृदा, बांगर हो गया, विंध्य क्षेत्र की मृदा हो गई, इसे किन नाम से जाना जाता है? तो ये एक लिस्ट है आपके पास, और यहाँ से आमतौर पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएं कि भोंटा मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है, या फिर आपसे पूछेगा कि कल्लर मृदा को क्या कहा जाता है, तो ये लवड़ी मृदा का उदाहरण है ना, या ये लवड़ी मृदा का स्थानीय नाम है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में अपने पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली कुछ मृदाएं थी। हालांकि इसमें कई सारे अभी टॉपिक्स और बचे हैं, मृदा संरक्षण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, जल भराव क्या होता है, या फिर मृदा संरक्षण कार्यों के लिए क्या क्या हमें संरचनात्मक ढांचे अपनाने चाहिए। तो इसमें अभी कई सारे और टॉपिक्स बचे हैं, लेकिन वो सारे मेंस के हैं। आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनेंगे वो इससे पार नहीं होंगे, ठीक है? हाँ, तो आज यहीं तक रखते हैं। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।